हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूरेटिया का मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन बिहार, आइए देखते हैं मध्यकालीन बिहार के बारे में क्या क्या देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में सबसे पहले हम देखेंगे तुर्क शासन। बिहार में जो तुर्क शासन था उसके बाद स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश था, स्थानीय वंश जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में था, उत्तर बिहार में। फिर अफगान शासक के बारे में देखेंगे जो कि शेरशाह सूरी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और सल्तनत काल में बिहार में सल्तनत काल में क्या क्या स्थिति था वो देखेंगे। फिर उसके बाद मुगल काल में बिहार, उसको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले तुर्क शासन के बारे में। तुर्क शासक जो बिहार में शासन किए थे, तुर्क शासक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय, वास्तविक श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी तो जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था, जिसमें उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। फिर बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी महाविहार था। इसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार था, जिसको वर्तमान नाम जो है बिहार शरीफ था। वर्तमान नाम उदंतपुरी का, जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। गोपाल ने इसके उदंतपुरी महाविहार का स्थापना करवाया था। बख्तियार खिलजी के बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करवाया था। इन विश्वविद्यालयों को इसने आग लगवा दिया था। बख्तियार खिलजी जो था, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और उदंतपुरी महाविहार को सबको आग लगवा करके जला दिया था। और उसके बाद है, इसने 1203-4 में नदिया जिला जो कि बंगाल में है, नदिया जिला पर चढ़ाई करता है। और उस समय सेन वंश के शासक था लक्ष्मण सेन। उस समय लक्ष्मण सेन के समय में नदिया जिला का सेन वंश का शासन चल रहा था। और उस समय वहां का शासक जो था लक्ष्मण सेन था। उसी टाइम में 1203-4 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करता है और वहां से राजधानी परिवर्तन बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती राजधानी परिवर्तित करता है और लखनऊती को राजधानी बनाता है। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी। बख्तियार की हत्या किसने करी? तो अली मर्दान ने। और इसका शव को बिहार शरीफ जो कि बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मकबरा कहाँ है बख्तियार खिलजी का, तो बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ के इमादपुर में। उसके बाद आता है स्थानीय कर्नाट वंश। स्थानीय वंश के रूप में करने, जैसा कि बताएं, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश के स्थापना नान्यदेव ने किया था। इसके कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। जिस समय पाल वंश के पतन हो रहा था, उसी टाइम में मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का जो है उदय हो रहा था। इसके संस्थापक को याद रखेंगे, नान्यदेव। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। फिर कर्नाट वंश के राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़, जो कि नेपाल में पड़ता है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। कर्नाट वंश का शासक उस टाइम कौन था? तो नरसिंह देव था। इसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया। नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट देकर के सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश के साथ जो है संघर्ष चलते रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की है। उसके बाद सामान्यतः दिल्ली के सल्तनत के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के समय, जो कि 1324-25 में करते हैं, इस क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1324-25 में जो है कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जब अभियान करते हैं कर्नाट वंश तक, तो उस समय वहां का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 35 तक उसका शासनकाल रहता है। यह एक समाज सुधारक भी था। याद रखना है, गयासुद्दीन के समय में हरि सिंह देव था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था और इस समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। इसके समय में जो है पंजी प्रबंधन का विकास हरि सिंह के समय। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। और गयासुद्दीन तुगलक के समय जब आक्रमण किया था गयासुद्दीन, उस समय हरि सिंह देव था। और उसके बाद जब बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है तो नरसिंह देव था यहाँ का शासक। याद रखना है। अब आइए देखते हैं सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान एवं बिहार शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था 1225 ईस्वी में। बंगाल बिहार पर अधिकार कर, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय में समाप्त हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सल्तनत वास्तविक नियंत्रण हुआ। सुल्तानों का वास्तविक तुगलक काल में जो है बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ, क्योंकि 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने जब कर्नाटक वंश पर विजय प्राप्त कर लिया था। बताए हैं समय का शासक कौन था गयासुद्दीन तुगलक के समय में, तो हरि सिंह देव था, ध्यान में रखना है। उसके बाद इसी के समय में गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार में वास्तविक सुल्तानों का नियंत्रण हुआ। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान जब किए थे 1359 में, तो उस समय बिहार आए और पटना और गया में अपना अभिलेख जो है प्राप्त किए। राजगीर के जैन मंदिर में अभिलेखों का पर अनुदान दिए थे। फिरोज शाह तुगलक जब आए थे बिहार, उसमें जैन मंदिर पटना में राजगीर में जो जैन मंदिर है उस पर अनुदान के रूप में कुछ प्रमाण मिलते हैं अभिलेख में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो था कहाँ था, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। इस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल ये देखते हैं। तुगलक काल में तुगलक काल में बिहार प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते हैं। मलिक इब्राहिम को मलिक बयां के नाम से भी जानते हैं। इसका मकबरा जो है बिहार शरीफ के पहाड़ी पर है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज उस सिराज, इसने एक पुस्तक लिखा तबकाते नासरी, जिसमें मिनहाज उस सिराज का एक पुस्तक है जिसमें बिहार का नाम का उल्लेख मिलता है। बिहार का उल्लेख मिनहाज उस सिराज के पुस्तक तबके नासरी में बिहार का नाम का उल्लेख मिलता है। अब आइए अफगान शासक के बारे में देखते हैं। अफगान शासक सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान वहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने दरिया खान वहानी को। उसके बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान वहानी का पुत्र बहार खान वहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की थी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध जब हुआ था, घाघरा का युद्ध किसके बीच, महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1529 में। बिहार ने इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था, शेर शाह के नेतृत्व में। अब आइए हम लोग शेर शाह के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो बिहार से संबंध बहुत अच्छा था। फिर शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1486 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम हसन खां था, जो एक सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर का की उपाधि, कहानी के रूप में कहा जाता है कि बहार खान नुहानी को शेर ने एक अटैक कर दिया था, जिसको शेर को फरीद खां ने हत्या कर दिया था, मार दिया था शेर को। तो इसीलिए खुश होकर बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। शेर खान ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुदू बेगम के साथ विवाह किया था और बिहार पर अपना अधीन कर लिया। शेर खान ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। 1539 में चौसा के युद्ध हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करते हैं और यह शेरशाह की उपाधि जो है धारण करते हैं। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम, उसी को कन्नौज या बिलग्राम भी कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध कब हुआ था 1540 में। इसमें हुमायूं को पराजित कर देते हैं और उसने बुरी तरह पराजित करते हैं, और जिसके कारण हुमायूं को देश निर्वासन की सजा मिलता है और देश से बाहर हो जाते हैं और दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर से सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी करते हैं। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना दुर्ग बनाया था, और पटना दुर्ग को बनवाया था 1541 में। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया है। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीखे दाऊदी में मिलता है। शेरशाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मरवार पर विजय कर लिया। 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फेंक
फेंक जब गोला फेंक रहा था कलिंजर पर अभियान के दौरान, तो गोला इनके पास दीवार से टकराता है और इनके पास आकर के फट जाता है, जिससे यह घायल हो जाते हैं और इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक पद्धति पर अपनी मकबरा को बनवाया था। अपनी जिंदगी में ही यह शेरशाह झील के अंदर, जो कि सासा बिहार के सासाराम में झील के मध्य मध्य में जो है, यह इंडो इस्लामिक पद्धति पर आधारित अपनी मकबरा को बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, जो कि यह झील के अंदर, कृत्रिम झील के मध्य में यह इमारत। और कैसा है इसका मकबरा? अष्टकोणीय है, ध्यान में रखना है, अष्टकोणीय इसका मकबरा, अष्टकोणीय है। उसके बाद है शेरशाह ने रोहतास किला को भी बनवाया था। रोहतास किला का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह ने जाप्ती प्रणाली चलाई थी, जिससे भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारित किया गया था। बाद में इसको अकबर ने भी अपना लिया था। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। इसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था एवं व्यापार सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि लेकर के गद्दी पर आते हैं। उसके बाद है, बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट जाता है। 3 भागों में बंटता है 1500। बाद में जो है सूर्यवंश 3 भागों में 1555 में, यानी कि मार्च 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। फिर जून 1555 में सरहिंद का, मार्च में मच्छीवाड़ा और जून में सरहिंद, 1555 सरहिंद का युद्ध होता है। और हुमायूं ने सिकंदर सूरी को बुरी तरह पराजित करते हैं और सूर्यवंश का अंत कर देते हैं। और फिर से दिल्ली के गद्दी पर एक बार फिर से हुमायूं ने मुगल वंश स्थापित होता है। अब आते हैं मुगल काल। बिहार में मुगल काल का क्या स्थिति रहा? शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई थी। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ था। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया था। अकबर के प्रति करारानी ने सम्मान का नीति को अपनाई थी, लेकिन इसका पुत्र जो है इसको विरोध किए थे। अकबर ने दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया था। अकबर ने इसको दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया था। और 1576 इसमें इसने पटना को, इंपॉर्टेंट है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा 1576 में पटना को जीत लिया गया और दाऊद खां को पटना छोड़ करके भागना पड़ा। जब अकबर आक्रमण किए थे 1576 में, तो उस टाइम कौन था मुगल? तो दाऊद खां यहाँ का शासक था। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक था। यह जो है दाऊद खां अंतिम अफगान शासक था। 1580 में बिहार को मुगल द्वारा सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। सूबा या प्रांत का दर्जा बिहार कब दिया गया? तो 1580 में। उसके बाद है अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुनीम खां, अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत रहा। मान सिंह के समय में रोहतास को बिहार का राजधानी बनाया गया। बिहार का राजधानी रोहतास को बनाया गया था। कब? मान सिंह के समय में। राजगीर के समय जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार स्थापित हुआ, जहां से हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। इसके बाद यह पद जो है केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। अब औरंगजेब के समय में, औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने अपना पटना का नाम अजीमाबाद, अपने नाम के ऊपर यह अजीमाबाद का नाम रख दिया था। पटना का नाम अजीमाबाद, अजीम, राजकुमार अजीम ने रखा था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किसका? फर्रुखसियर, जो 1713 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1760 में हुआ। उसके बाद जो है इसकी सत्ता कमजोर होती रही और बिहार बंगाल का भाग बन गया। बिहार और बंगाल एक हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर आते हैं मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सुल्तान रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना
अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित कर और बंगाल का नवाब बन गया। पराजित करके और बंगाल का नवाब बन गया गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खान यहाँ का नवाब बना। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दे करके अपने पद को अस्थायी बना लिया था। 1576 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा, प्रत्यक्ष रूप से जो है नियंत्रण में रहा। अब आते हैं बिहार में कुछ सिख धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक जो थे गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। इन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपने पत्नी गुजरीबाई देवी को छोड़ दिया था, जो मां बनने वाली थी। और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इनके माता के नाम गुजरीबाई थे। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना में 26 दिसंबर 1666 को जो है पटना में हुआ था, पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह 1776 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उसने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण जो है महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। महाराजा रंजीत सिंह ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। तो यही था मुगल काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यह बिहार की बीपीएससी, बिहार एसएससी हर एग्जाम में कारगर साबित होगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।